राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त रमन। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। सो मित्रों, आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला प्रोफेशनल एथिक्स के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस जो आपसे एग्जामिनर आपके प्रैक्टिकल में पूछ सकता है। एंड गाइस, इन क्वेश्चंस को मैंने हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रिपेयर किया है, सो आप दोनों मीडियम के स्टूडेंट की हेल्प हो सके। साथ ही साथ मैंने इस वीडियो में आपको इन क्वेश्चंस का बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश की, यानी सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की, ताकि अगर एग्जामिनर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको अच्छे से आंसर कर सके एंड अपना इंप्रेशन बना सके एग्जामिनर के सामने, अपने कॉलेज प्रोफेसर टीचर के सामने, अपने कॉलेज फ्रेंड्स एंड कलीग्स के सामने। सो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखना। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपकी हेल्प हो सके इस वीडियो से। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ओके, तो इस वीडियो को पूरा देखना। एंड गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे आए गाइस, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लॉ स्टूडेंट हैं आप। लॉ से रिलेटेड आपको सभी स्टडी मटेरियल, आपकी एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, एंड फ्यूचर में जो नहीं है वो भी आपको मिलेगा। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। गाइस, हमारे सामने हमारा पहला क्वेश्चन है वाइवा का, प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है। आपसे एग्जामिनर डायरेक्ट पूछ सकता है कि प्रोफेशनल एथिक्स होता क्या है। तो इसमें हम लोग पहले रीड कर लेते हैं, देन इसके बाद हम इसको सिंपल एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे। सबसे पहले कहने का मतलब क्या है इंग्लिश में, अगर इट मीन्स द कोड, एक कोड का है ये प्रोफेशनल एथिक्स का, जो कहता है कि ये जो रूल्स हैं वो रेगुलेट करते हैं किस चीज़ को, बिहेवियर को एंड कंडक्ट को, किसके, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के। इसका तात्पर्य उन नियमों या संहिताओं से जो अधिवक्ताओं के व्यवहार और आचरण को नियंत्रित करता है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो यार भाई एक यानी एक रूल है, रूल की एक बॉडी है जो ये बताती है कि जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, जो प्रैक्टिस कर रहा है एक अधिवक्ता, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उसका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, किसके प्रति, हिमसेल्फ खुद के प्रति, उसके क्लाइंट्स के प्रति, अपोजिट पार्टी के प्रति, अपोजिट जो काउंसिल होता है अपोजिट पार्टी का उसके प्रति, और कोर्ट के प्रति उसका क्या व्यवहार होना चाहिए, उसका क्या बिहेवियर होना चाहिए, क्या कंडक्ट होना चाहिए, क्या आचरण होना चाहिए। तो प्रोफेशनल एथिक्स, व्यावसायिक नैतिकता, इसी को कहते हैं। ओके, नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्या कह रहा है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, पेशावर कदाचार क्या होता है। अब हमने प्रोफेशनल एथिक्स तो पढ़ लिया है कि क्या होता है, लेकिन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या होता है ये भी हमें समझना चाहिए। तो इसमें क्या कह रहा है, वायलेशन ऑफ रूल एंड बाउंड्रीज सेट बाय द गवर्निंग बॉडी ऑफ ए प्रोफेशन। यानी इसमें अगर हिंदी में भी हम लोग कहने की मतलब है, सिंपल भाषा में कहा जाए कि आपके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, आपके लिए कुछ बाउंड्रीज सेट की गई हैं रूल्स, अगर आप उसका वायलेशन कर रहे हैं, आप उसका नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कर रहे हैं, आप पेशावर कदाचार कर रहे हैं। जैसे कि डेडिकेशन ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य की अवहेलना करना, आपको जो कर्तव्य हैं आप उसकी अवहेलना कर रहे हैं। एंड डिसग्रेसफुल हैं, आप अपमानजनक हैं किसी के प्रति, मान लीजिए आप अपने क्लाइंट के प्रति अपमानजनक हैं, अपोजिट पार्टी के प्रति अपमानजनक हैं। साथ ही साथ इसके साथ ही थर्ड वाला हमारा पॉइंट क्या कह रहा है, डिसऑनरेबल कंडक्ट नॉट बेनिफिटिंग एन एडवोकेट, अपमानजनक आचरण जिससे किसी वकील को लाभ ना हो। सिंपल भाषा में अगर इसको हम समझा जाए प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, पेशावर कदाचार क्या होता है, तो यानी आप कुछ रूल्स एंड बाउंड्रीज आपके लिए सेट की गई हैं किसी गवर्निंग बॉडी के द्वारा, आप उन रूल्स का फॉलो नहीं कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं, आप उन बाउंड्रीज का फॉलो नहीं कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं, आप अपने कर्तव्य की अवहेलना कर रहे हैं, आप डिसग्रेसफुल हैं, आप अपमानजनक हैं, आप इतना अपमानजनक आचरण है जिससे ना तो आपका फ़ायदा हो रहा है ना किसी और वकील का फ़ायदा हो रहा है, तो ये आपका आएगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंदर में। ओके, आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। नाउ एक क्वेश्चन हमारा पूछा जा सकता है कि जो प्रोफेशनल एथिक्स है इस सब्जेक्ट का पूरा नाम क्या होता है। आप कई सारे लोग कहेंगे प्रोफेशनल एथिक्स एंड अकाउंटिंग सिस्टम एंड क्लिनिकल, सो वो भी नाम आप कह सकते हैं, बट जो आपका जो नाम आपसे जो एग्जामिनर चाहता है वो ये प्रोफेशनल एथिक्स अकाउंटिंग्स फॉर लॉयर एंड बार बेंच रिलेशन, ये आपका पूरा सब्जेक्ट का नाम होगा। आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से, आपको यही नाम बताना है। ओके, दोनों मीडियम के स्टूडेंट को। ना इसके बाद क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, हु टेक द एक्शन अगेंस्ट द मिसकंडक्ट ऑफ एडवोकेट, अधिवक्ता के दुर्व्यवहार पर कार्रवाई कौन कर सकता है। जैसा कि मैंने ये क्वेश्चन बताया था कि ये जो मिसकंडक्ट कर रहे हैं, पेशावर कदाचार कर रहे हैं, अब आपने अगर कुछ मिसकंडक्ट किया तो उसकी सज़ा भी तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। आपने आपके लिए कुछ रूल सेट किए गए, आपने वो रूल नहीं फॉलो किए तो उसके लिए सज़ा कौन देता है, तो एक डिसिप्लिनरी कमेटी होती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, वो इनको सज़ा देती है, इनके एक्शन लेती है इनके अगेंस्ट में अगर कोई मिसकंडक्ट करता है एडवोकेट। ओके, तो इस कमेटी का नाम आप लोग ज़रूर याद रखना, इसके बारे में भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, वो हम आगे भी देखेंगे।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है आपके लिए, बट आप में से काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो आप इन फुल फॉर्म को याद कर लें। एलएलबी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ लॉ। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएलएलबी? अगर आप बीएलएलबी कर रहे हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ आर्ट एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ। एंड लीगल मैक्सिम जो क्या होता है? एलएलबी का जो लैटिन मैक्सिम क्या है? लीगम बैचलर्स। ओके, तो ये भी आपको याद करने, तीनों फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए। ओके, क्योंकि ये आपसे एग्जामिनर मोस्ट ऑफ द टाइम पूछता है प्रोफेशनल इथिक्स का जो आपका प्रैक्टिकल होता है उसमें। नाउ इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवोकेट एक्ट 1961, अधिवक्ता अधिनियम 1961 से संबंधित है। सबसे पहली चीज ये पूछा जाती है कि इसमें टोटल धाराएं, टोटल सेक्शन कितने होते हैं? तो आपके 60 होते हैं। एंड चैप्टर आपसे पूछा जाता है कि चैप्टर कितने होते हैं? तो टोटल चैप्टर आपके 7 होते हैं, अध्याय आपके 7 होते हैं। ये इनैक्टमेंट कब हुआ था, यानी ये आया कब था, ये एक्ट कब अधिनियमित हुआ था? तो उसकी तिथि क्या है, उसकी डेट क्या है? 19 डेट थी, 5th मंथ था 1961। एंड कब इफेक्ट में आया था, कब लागू हुआ था, कब केम इनटू फोर्स आया? तो 16/8/1961। ओके, तो ये डेट्स भी आपको याद रखनी है, इतना आपको याद रखना है क्योंकि ये भी आपसे पूछा जाता है। ओके, नाउ इसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी यही आपका, देखिए एक और एक्ट है आपका इसमें प्रोफेशनल एथिक्स में, वो आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है। बट यहाँ पे एक चीज़ दोस्तों, आप लोग इसको कट कर दीजिए। यहाँ पे जो आपका चैप्टर वाला है, आई थिंक 7 चैप्टर नहीं है, पे मिस टाइप है दोस्तों, आप इसको चेक कर लेना, मैं आपको वरना इन्फॉर्म कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। इसके जो सेक्शंस हो हैं दोस्तों, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट न्यायालय की अवमानना का जो अधिनियम है, इसमें टोटल सेक्शन धारा है 24। इनैक्टमेंट जो अधिनियमित तिथि है वो है 24/12/1971। एंड ये कब इफेक्ट में आया था, कब लागू हुआ था? तो वही सेम डेट में ही ये लागू भी हो गया था, 24/12/1971। ओके, तो इन डेट्स को आपको याद रखना है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है आपसे, कई बार ये प्रोफेशनल एथिक्स का जब भी आपका प्रैक्टिकल होता है तो एग्जामिनर मोस्टली ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि एडवोकेट 1961 जो आपका एक्ट है, यानी जो अभी आपका अधिवक्ता अधिनियम है, इसने किस एक्ट को रिपील्ड किया था? तो आपका आंसर होगा इंडियन बार काउंसिल एक्ट 1926, भारतीय बार काउंसिल अधिनियम 1926 को इन्होंने क्या किया था? रिपील्ड करके ये नया कानून आया था। ओके, इसके बाद है क्वालिफिकेशन फॉर इनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट, अधिवक्ता के नामांकन के लिए योग्यताएं बताएं। अभी आपसे पूछा जा रहा है कि आप मान लीजिए आपने एलएलबी कंप्लीट कर ली, आपने बीएलएलबी कंप्लीट कर ली, अब आपको कहीं पे इनरोल होना एज एन एडवोकेट किसी स्टेट में, तो आपके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या क्या आपके पास योग्यताएं होनी चाहिए? तो सबसे पहली चीज़, ये चीज़ जो बताई जा रही है, ये सेक्शन 24 यानी धारा 24 जो आपका अधिवक्ता अधिनियम है, एडवोकेट एक्ट है, उसमें ये चीज़ बताई गई है। पहली कंडीशन है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। दूसरा ये कि आपकी उम्र, आपकी एज 21 ईयर्स होनी चाहिए। तीसरा ये कि आप लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए ऐसी यूनिवर्सिटी से जो मान्यता प्राप्त हो। ओके, एंड चौथा ये जो आपकी प्रिस्क्राइब्ड फीस है आपको वो पे करनी होगी, जो निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा आपको। ओके, तो आपको जो भी फीस बताई जाएगी आपको वो पे करना। तो ये 4 चीज़ें आपके लिए मैंडेटरी होनी चाहिए। ओके, क्वालिफिकेशन के लिए। अब इसके बाद पूछा जा रहा है कि एडवोकेट्स के जो क्लासिफिकेशन होते हैं, अधिवक्तों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? तो 2 तरह से हम लोग कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि ये जो बात कही जा रही है क्लासिफिकेशन ऑफ एडवोकेट, अधिवक्ताओं का वर्गीकरण की, ये आपकी जो धारा 16 है, सेक्शन 16 एडवोकेट एक्ट का, अधिवक्ता अधिनियम का, उसमें बताया गया। उसमें ये बताया गया कि 2 तरह के एडवोकेट होते हैं, एक सीनियर जिसको हम लोग वरिष्ठ वकील हिंदी में कहते हैं, दूसरे अदर एडवोकेट जो अन्य वकील होते हैं। ओके, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। नाउ इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिविलेजेस ऑफ एडवोकेट के, अधिवक्ताओं के विशेष अधिकार क्या होता है? जो आपके अदर एडवोकेट हैं उनके विशेष अधिकार क्या होता है? ध्यान रखना, यहाँ पे सीनियर एडवोकेट्स की बात नहीं हो रही, वरिष्ठ एडवोकेट्स की बात नहीं हो रही। तो सबसे पहली चीज़, ये जो बात हो रही है यहाँ पे सेक्शन 30 की बात हो रही है, सेक्शन 30 की बात हो रही है। इसमें कहा जा रहा है कि इनको क्या होता है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो सेक्शन 30 कह रहा है, राइट टू प्रैक्टिस बिफोर बेंच ट्राइब्यूनल अथॉरिटी, यानी इनको प्रैक्टिस का राइट होता है किसके सामने? बेंच के सामने, ट्राइब्यूनल के सामने, अथॉरिटी के सामने। यही सेम आपके हिंदी में भी दिया जा रहा है कि अधिनियम की धारा 23 के अनुसार बेंच, ट्राइब्यूनल या प्राधिकरण के समक्ष प्रैक्टिस करने का अधिकार हर एक एडवोकेट को होता है ना। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है सीनियर एडवोकेट, पहले मैंने क्या बताया था, अदर एडवोकेट, अब सीनियर एडवोकेट के बारे में पूछा जा रहा है, उसके क्या विशेष अधिकार, उनके क्या प्रिविलेज है? तो सीनियर एडवोकेट के पास, यानी ये कह सकते हैं एक विशेष अधिकार होता है, उसके पास एक प्रिविलेज होता है कि वो बिना किस चीज़ को फाइल की, वकालतनामा फाइल के, वो आर्गू कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ एन एनी एडवोकेट। वरिष्ठ अधिवक्ता को वकालतनामा भरे बिना किसी भी वकील के ओर से बहस करने का विशेष अधिकार प्राप्त होता है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना कि क्या डिफरेंस है अदर एडवोकेट एंड सीनियर एडवोकेट में। ओके,
नाउ इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, एंड ये ट्रस्ट मी गाइस, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मैं 100% श्योर हूँ। आपसे नहीं तो आपके कलीग्स में आपके साथ जो भी आपका प्रैक्टिकल एग्जाम दे रहे होंगे, ये क्वेश्चन आपके सामने जरूर आएगा। तो क्वेश्चन क्या है, बार एंड बेंच का मतलब क्या होता है? तो आप बस इतना सिंपल सा समझ लीजिए, बार इट इज़ अ कलेक्टिव टर्म ऑफ एडवोकेट एंड बेंच इट इज़ अ कलेक्टिव बॉडी ऑफ जजेस। बार में क्या होता है, जो एक एडवोकेट्स नहीं होते, एडवोकेट्स का एक जो समूह होता है, एडवोकेट्स का जो ग्रुप होता है, जो कलेक्टिवली जिनको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बार कहते हैं। एंड एक जजेस की जो कलेक्टिव बॉडी होती है, जजेस का जो एक ग्रुप होता है, इसको हम लोग बेंच कहते हैं। तो आप सिंपली कह सकते हैं जो एडवोकेट्स का ग्रुप होता है, मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं कि जो एडवोकेट्स का ग्रुप होता है, अधिवक्ताओं का समूह होता है, उसको हम लोग बार कहते हैं। एंड जो न्यायाधीश जो जजेस होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है, उनका जो समूह होता है कलेक्टिवली, उनको हम लोग बेंच कहते हैं। ओके, इसके बाद है रूल मेकिंग पावर ऑफ फॉर एडवोकेट एंड स्टेट बार काउंसिल। अब भाई ये जो रूल मेकिंग पावर नहीं होती, जैसे स्टेट बार काउंसिल के लिए कोई रूल बनाना हो या उनको पावर देनी हो, एडवोकेट्स के लिए कोई रूल बनाना हो, कोई पावर देनी हो, तो कौन बनाता? भाई सिंपल सा आंसर है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाती है। ओके, ना इसके बाद क्वेश्चन का कैटेगरी ऑफ बार काउंसिल। बार काउंसिल की श्रेणियाँ कौन कौन सी? एक तो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल की होती है, जिला बार काउंसिल होता है, आप सभी को पता है, जहाँ पे आप लोग जाते हैं। दूसरी होती है स्टेट बार काउंसिल, राज्य बार काउंसिल, जहाँ पे आप लोग, मैंने लिखा सामने, टू एनरोल एज एन एडवोकेट, जहाँ पे आप एज एन एडवोकेट अपना इनरोलमेंट लेते हैं दोस्तों अपने स्टेट बार काउंसिल में। थर्ड पॉइंट बता रहा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो कि ऑल इंडिया लेवल पे देख रेख करती है, नियम कानून बनाती है। ओके, तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है, कैटेगरीज। इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेंच, मैंने आपको बार काउंसिल के बारे में बता दिया, बेंच के बारे में बता रहे। एक आपकी डिविजनल बेंच होगी, आपने कई बार न्यूज़ में पढ़ा होगा कि डिविजनल बेंच है, फुल बेंच होती है, पूर्ण पीठ, खंड पीठ या संवैधानिक पीठ होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अपॉइंट कर दी गई इस मैटर को देखने के लिए, इस मैटर को देखने के लिए। तो ये आखिर होता क्या है? तो ये बेंचेस के प्रकार है, कितने टाइप्स की बेंच होती हैं देखना। एक डिविजनल बेंच होती है, खंडपीठ, इसमें एटलीस्ट 2 जजेस का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी होती है फुल बेंच, जिसको हम लोग पूर्ण पीठ कहते हैं, जिसमें 3 to 5 जजेस होना बहुत ज़रूरी है। एंड थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, संवैधानिक पीठ, जिसमें 5 और मोर जजेस फॉर सब्सिक्वेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ, फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच देखा जाए, कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे मुद्दे आ जाते हैं, कुछ ऐसे केस आ जाते हैं जिसमें संविधान से संबंधित कुछ क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं जो पहले की किसी जजमेंट में एक्सप्लेन नहीं होते हैं। तो उसके लिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का गठन कर देते हैं जो इसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। अब इसमें जजेस की संख्या भी बता दी गई है, लेकिन एक चीज़ आपने नोटिस की, फुल बेंच हो या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो, इसमें 3 और 5 या 7 बेंच हो सकती है, या 9 हो सकती है, या 11 हो सकती है, और नंबर के ही जजेस की होते हैं। तो इसका भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, व्हाट डू मीन बाय बार बेंच रिलेशन, यानी इसका रिलेशन कैसा होना चाहिए? मस्ट बी कॉर्डियल, सौदर्दपूर्ण होना चाहिए, यानी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना चाहिए, अच्छे से रिलेशन होने चाहिए। ओके, वाई बेंच कंसिस्ट ऑड नंबर ऑफ जजेस, पीठ में विषम संख्या में न्यायाधीश क्यों होते हैं? तो इसी क्वेश्चन को मैंने अभी उठाया था और यही क्वेश्चन का आंसर मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। इसका आंसर क्या है? सो वन डिसीजन कैन बी फॉर्म, यानी हिंदी में अगर मैं बताऊँ या सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊँ कि ऑड नंबर के जजेस क्यों होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक कोर्ट में 6 जजेस हैं, अब 6 जजेस हैं, 6 जज हैं, अब एक फैसले आया है, उसमें 3 जज उसके फेवर में है, पक्ष में, 3 फेवर अगेंस्ट में, उसके विरोध में। तो यहाँ पे 3-3 का मत हो गया। अब इससे क्या होगा? फैसला ही नहीं आ पा रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर यहाँ पे 7 जजेस होंगे तो 3 अगर फेवर में है, 3 अगर अगेंस्ट में, एंड एक जज जो है वो फेवर में जाएगा तो वो डिसीजन फेवर में चला जाएगा, अगेंस्ट में जाएगा तो अगेंस्ट में चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग ऑर्डर रखते हैं, चाहे हम लोग 1 जज रखते हैं, चाहे हम लोग 3 रखते हैं, 5 रखते हैं, 7 रखते हैं, 9 रखते हैं, या 11 रखें या 13 रखें। यानी कहने का मतलब है कि यानी आपका जजमेंट आ सके, आपका डिसीजन आ सके, इसलिए हम ऑड नंबर के जजेस रखते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रोल? तो रोल क्या होता है? अब देखा यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट कहेंगे यार आपने यहाँ पे हिंदी में नहीं लिखा, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। डॉक्यूमेंट कंटेंट ऑफिशियल रिकॉर्ड ए रोल ऑफ एन एडवोकेट। आप जब इनरोलमेंट कराने जाते हैं अपना स्टेट बार काउंसिल में, तो आपको वहाँ पे एक रोल प्रोवाइड कराते हैं जिसको हम लोग ऑफिशियल रिकॉर्ड में कंटेंट किया जाता है एज एन डॉक्यूमेंट में। एक ये क्या होता है, एक रोल होता है एक एडवोकेट का, जिसको हम लोग एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में एक ऑफिशियल रिकॉर्ड में रखते हैं, उसको हम लोग रोल कहते हैं। ओके, हाउ कैन एन एडवोकेट बिकम सीनियर एडवोकेट? अब हमने क्या बताया, एक अदर एडवोकेट होता है, एक सीनियर एडवोकेट होता है जो वरिष्ठ वकील होता है, एक अन्य वकील अधिवक्ता कैसे सीनियर एडवोकेट बन सकता है, वरिष्ठ वकील बन सकता है। इसके 2 प्रोसीजर हैं, या तो सीनियरिटी के बेस पे या मेरिट के बेस पे। ओके, नाउ हु इज एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एंड ये आपके कैरियर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोग एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड कहते हैं नहीं हमें सुप्रीम कोर्ट का वकील बनना। तो अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का वकील बनना तो इस चीज़ को ध्यान से समझना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
those advocate who meet specific eligibility criteria and have registered themselves as a ARO with Honorable Supreme Court of India after passing the exam held by Supreme Court। अब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होता है? देखो, एक क्राइटेरिया होता है, एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। सबसे पहले तो आपको वो पास आउट करना होता है, ठीक। दूसरा, आपको क्या करना होता है, एक AOR का एग्जाम होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का, वो आपको पास करना होता है। देन आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एज एन एडवोकेट बैठ सकते हैं। तो अगर सिंपल से आपसे पूछा जाए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होता है, कैसे बना जाता है, तो आप इतना कह सकते हैं कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में हमें एक एग्जाम दे के देना होता है, उसको पास करना होता है, एंड हम सुप्रीम कोर्ट में एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन ऑन सीनियर एडवोकेट? सीनियर एडवोकेट अगर कोई भाई काम सही नहीं कर रहा है, कुछ मिसकंडक्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर हम लोग किस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं? वो वकालतनामा जो फाइल नहीं कर सकता है, और वो बिना किसी एडवोकेट के अपेयर भी नहीं हो सकता। तो दो रिस्ट्रिक्शन हम ये लगा सकते हैं जो आप बता सकते हैं। अब यहाँ पे अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एंड इससे क्वेश्चन आपके ज़रूर आते हैं, पूछे जाते हैं। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? न्यायालय की अवमानना क्या होता है? सबसे पहले इसमें कहा जा रहा है कि लोअर द डिग्निटी ऑफ द कोर्ट, न्यायालय की गरिमा को कम करना, डिले द जस्टिस और इंटरफेयर, न्याय में देरी करना या हस्तक्षेप करना। तो मैं अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, आप कोई ऐसा ऑफेंस कमिट कर रहे हैं जिससे आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं या डिसोबिएंट कर रहे हैं या डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड बोल रहे हैं कोर्ट को, एंड जिससे कोर्ट की जो डिग्निटी है आप उसको कम कर रहे हैं, उसमें गरिमा को कम कर रहे हैं, या फिर आपके कारण जस्टिस में देरी हो रही है, न्याय में देरी हो रही है, आप किसी तरह की जो प्रोसीडिंग चल रही कोर्ट की उसमें आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आप क्या कर रहे हैं? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं। ओके, अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो तरह के होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, मैंने इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको बता दी थी, बट मैंने इसमें एक चीज़ नहीं मेंशन की जो कि पूछा नहीं जाता, बट आप लोग याद रखना कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को इंट्रोड्यूस किसने किया था एंड कब किया था। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को इंट्रोड्यूस किया था BB दास गुप्ता ने 1/4/1960 को, एंड इसकी कमेटी किसने रिकमेंड की थी? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की HN सन्याल कमेटी। ओके, ये याद रखना कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया था? HN सन्याल कमेटी ने। ओके, तो इस चीज़ को याद रखना। एंड एक चीज़ और, आर्टिकल 129 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, कोर्ट को पावर देता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पावर देता है कोर्ट को, तो आर्टिकल 129 पावर देता है। ओके, इसी के साथ आप आर्टिकल 142 सब क्लॉज 2 भी पढ़ सकते हैं, अनुच्छेद 142 सब क्लॉज 2 भी आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कितने टाइप के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होते हैं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो प्रकार के होते हैं, दो तरह, एक सिविल कंटेम्प्ट नागरिक अवमानना, एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट आपराधिक अवमानना। जो सिविल कंटेम्प्ट है इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सिविल कंटेम्प्ट आपका जो डिफाइन किया गया है वो सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया। ध्यान रखना दोस्तों, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, आप लोग लिख लेना 2B, सेक्शन 2B। किस सेक्शन 2B? धारा 2B किसमें? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, जो आपका न्यायालय की अवमानना का जो अधिनियम है उसकी धारा 2 सब क्लॉज B आपको सिविल कंटेम्प्ट के बारे में बताती है। ये आपसे पूछा जा सकता है, आप साथ में लिख लेना। इसमें क्या कहा जा रहा है? विलफुल डिसोबिएंट ऑफ कोर्ट ऑर्डर, न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करना, अवहेलना करना। आपने क्या किया? देखिए, आपने विलफुली जो डिसोबिएंट किया है कोर्ट की प्रोसीडिंग को, कोर्ट के ऑर्डर को या जजमेंट को या डिग्री को, तो आपका सिविल कंटेम्प्ट माना जाएगा। मान लिया कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही थी या कोर्ट का कोई ऑर्डर आया, जजमेंट आया, कोर्ट ने अपनी कोई डिग्री दी है या एक्सेट्रा, जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग से रिलेटेड काम है, आपने उसमें क्या किया? जानबूझ के उसमें क्या किया है? विलफुली डिसोबिएंट किया है, अवज्ञा की, अवहेलना की है कोर्ट की, तो वो आपका सिविल कंटेम्प्ट माना जाएगा। इसके बाद हमारा आता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, सॉरी, ओके, इसके बाद हमारा आता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपसे पूछा जा सकता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका सेक्शन बता दे रहा हूँ। क्रिमिनल कंटेम्प्ट का जो आपका सेक्शन है, साइड में मैं आपका लिखे दे रहा हूँ, वो है आपका सेक्शन 2C। ओके, वेट, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ यार, ऐसे आप लोग कहेंगे कि यार मज़ा नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रहा। ओके, तो सेक्शन 2C जो आपका है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का, आपका न्यायालय के अवमानना का अधिनियम जो है, उसमें सेक्शन 2C आपका क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करता है। तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, इसके बारे में लोग जान लेते हैं। तो स्कैंडलाइज और ट्रेंड टू स्कैंडलाइज द अथॉरिटी ऑफ एनी कोर्ट, किसी न्यायालय के अधिकार को बदनाम करना, बदनाम करने की प्रवृत्ति करना। अगर मैं सिंपल भाषा में आपसे कहूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। पब्लिकेशन और विजिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेकिंग द कोर्ट रेपुटेशन डाउन, इंटरफेरेंस विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन द मैनर। तो अगर सिंपल भाषा में कहूँ, आप किसी चीज़ का पब्लिकेशन कर रहे हैं, स्पोकन यानी बोल के, लिख के, बाय वर्ड यानी आप किसी शब्दों के द्वारा, किसी सिग्नेचर के द्वारा, किसी विजिबल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा,
या आप स्कैंडलाइज कर रहे हैं कोर्ट को, या आप इंटरफेरेंस कर रहे हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग में जिस एंड जस्टिस के जो भी जस्टिस दिया जा रहा है, तो इस मामले में आपके साथ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है। फॉर एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ कि प्रशांत भूषण का जो केस आया था वो अभी देख सकते हैं कि ट्विटर पे उन्होंने जो पूर्व के जो CGI थे उनके बारे में कुछ लिखा था, एंड वो अपनी बाइक से उनकी एक बाइक के साथ उनकी फ़ोटो पोस्ट की थी, तो उसमें CGI ने उनके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट का लगा दिया था एंड मामला था पूरा। तो पूरा केस तो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा, बट क्रिमिनल कंटेम्प्ट एंड सिविल कंटेम्प्ट में बस आपको ये याद रखना कि सिविल कंटेम्प्ट वो होता है कि आप जानबूझ के विलफुली डिसोबेंड करते हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग, कोर्ट के ऑर्डर, कोर्ट के जजमेंट या डिग्री को। एंड क्रिमिनल कंटेम्प्ट में ये होता है कि आप जो पब्लिश कर रहे हैं, किसी चीज़ पब्लिकेशन करते हैं, या आपकी कोई बोल के, कुछ लिख के, या किसी वर्ड के द्वारा, या किसी साइन के द्वारा, या विजिबल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, किसी गेस्चर के द्वारा आप क्या कर रहे हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग में इंटरफेरेंस कर रहे हैं एंड जस्टिस में इंटरफेरेंस कर रहे हैं, आप स्कैंडलाइज कर रहे हैं कोर्ट को। इस चीज़ को आप लोग याद रखना, उसको हम लोग क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहते हैं। ओके, यहाँ पे पब्लिकेशन आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी ले सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे इंग्लिश में मैंने मेंशन कर रखे, बट टेंशन लेने वाली कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। राइट्स एंड प्रिविलेजेस क्या होते हैं एडवोकेट्स के, तो देखो पहला क्या होता है, राइट टू प्रैक्टिस। भाई अधिवक्ता आपको प्रैक्टिस करने का अधिकार होता है, ठीक। राइट टू चार्ज फी, आपको फीस लेने का अधिकार होता है। एंड आपका जो है कोर्ट में एंटर करने का आपका एक अधिकार होता है, आपको कोर्ट जाने का अधिकार मिलता है। राइट टू मीट विद द अक्यूज्ड कम क्लाइंट, आपको जो अक्यूज्ड कम क्लाइंट जिसको हम लोग कहते हैं उससे मिलने का अधिकार होता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार होता है, बोलने की स्वतंत्रता होती है। आपको बार में एंटर करने का अधिकार होता है, आपको वेलफेयर फंड का अधिकार होता है। लीगल इम्यूनिटी फॉर द स्टेटमेंट मेड ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग टू इंश्योर दे कैन रिप्रेजेंट देयर क्लाइंट स्ट्रांगली। सो दोस्तों आपको अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने का ये जो दोनों पॉइंट है एक ही पॉइंट है दोस्तों, आपको यानी सिंपल भाषा में आपको अपने क्लाइंट को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करने का अधिकार मिलता है। प्रिविलेज ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम अरेस्ट, आपको अरेस्ट करने के लिए एक प्रिविलेज का एग्जम्पशन भी मिलता है दोस्तों, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा फंक्शन एंड ड्यूटीज ऑफ एन एडवोकेट, फंक्शन और ड्यूटीज़ क्या होती हैं एन एडवोकेट की। सो देखो एक एडवोकेसी करना उसका फंक्शन या ड्यूटी दायित्व होता है। दूसरा रिप्रेजेंटिंग क्लाइंट इन लीगल प्रोसीडिंग, आप अपने जो क्लाइंट होता है जो आपका उसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोर्ट की लीगल प्रोसीडिंग में, वो भी आपकी एक ड्यूटी है। आपको लीगल ड्राफ्टिंग करना, ड्राफ्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट, वो भी आपकी फंक्शन या ड्यूटीज़ में आता है। कंडक्टिंग लीगल रिसर्च, आप लीगल रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं। एडवोकेटिंग फॉर, आप क्लाइंट के लिए एडवोकेसी कर रहे हैं। प्रोटेक्टिंग क्लाइंट कॉन्फिडेंटली, ड्यूटी ऑफ कॉन्फिडेंशियल वर्क टुवर्ड क्लाइंट, आप यानी क्या कर रहे हैं, अपने क्लाइंट को जो कॉन्फिडेंटली आप भरोसे के साथ उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कम्युनिकेशन विद क्लाइंट, आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, ये भी आपकी एक फंक्शन, एक ड्यूटी है। ड्यूटी टू अपहोल्ड द डिग्निटी एंड डिक्रॉम ऑफ द कोर्ट, आपकी जो कोर्ट की डिग्निटी है उसको बनाए रखने की भी आपकी एक ड्यूटी है। असिस्ट द कोर्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ओके, तो ये कुछ ड्यूटीज़ थी एंड फंक्शन है एडवोकेट के, आपको सभी याद नहीं करने, आप थोड़े से 2-3 याद कर लें, बस ज़्यादा नहीं, मैंने यहाँ पे मेंशन करती हैं, बट आप पूरे 2-3 याद कर लें, आपका हो जाएगा। सो गाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों एक छोटा सा टाइम आपसे लूँगा, कमेंट करके बता देना आपको वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल है या नहीं है। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो वो आपके साथ शेयर कर दूँगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका PDF आपको अपलोड कर दूंगा। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, यूनिवर्सिटी वाला नहीं, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल। आपको क्या सर्च करना है, ये देखिए टेलीग्राम चैनल @legal glossary, आप टेलीग्राम पे सर्च करना, आपको मिल जाएगा। अदरवाइज मैंने लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको उसका PDF मिल जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।